नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों की सराहना की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। सख्त फैसलों और जन कल्याणकारी नीतियों के चलते सीएम धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आपके समक्ष रखे हैं वो सारे वचन जब तक पूरे नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती हैं, बल्कि उनको धरातल पर उतारने का काम करती है, जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, जन जन तक सरकार पहुंचे। इसके लिए हमारा निरंतर अभियान रहता है, निरंतर हमारा मिशन रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 17 दिसंबर 2025 से हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान प्रारंभ किया था और इसके माध्यम से हर एक न्याय पंचायत में हमारे प्रशासन के 23 विभाग जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे थे, उनको लाभार्थी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जिनके बहुत सारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे, उनके घरों तक सर्टिफिकेट पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से हुआ था। इसके पीछे हेतु था कि सरकार आपकी है और वह आपके पास पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान करे। आपको अपने कामों के लिए दर दर की चक्कर न लगाने पड़े, सरकारी कार्यालयों में न घूमना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, देश की राजधानी में भी इन कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े। भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, वहीं राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और इसकी पहचान यह भी अक्षुण्ण रहे, यहाँ की डेमोग्राफी ठीक रहे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो। भाइयों बहनों, उसको लेकर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रदेश में अनेक कानून बनाए हैं, चाहे वो धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून हो, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी हो, वहीं चाहे पहाड़ के अंदर भू माफिया हावी न हो, चाहे उनकी रोक के लिए उनको पूरी तरह से यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने से अलग करने का काम हो, सख्त भू कानून लागू करने का काम हो। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये सारे सख्त कदम उठाए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल के पिलखी में आयोजित विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। उनके नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य को नई गति मिली है, जहां शिलान्यास के साथ योजनाओं का समयबद्ध लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, युवाओं के रोजगार और पर्यावरण संरक्षण पर राज्य सरकार विशेष जोर दे रही है। परेशानी होने लगती है और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक है, जिनकी राजनीति वर्षों से केवल टाल मटोल की रही है, पारिवारिक हितों को साधे तक सीमित रही है। अब उन्हें जब ये व्यवस्था हो रही है, 28,000 नौकरियां मिल रही हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। आपने देखा होगा 17 दिसंबर से शुरू होकर हमारा लगातार 2 महीने तक अभियान चला है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम, हर एक व्यक्ति को योजना पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए। तो इनको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बताइए ना, दिक्कत होगी ना इनको? अरे इनको दिक्कत होगी ना, जब इतने काम कर रहे हैं तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया जी भाइयों बहनों, जिनकी कार्यशैली घोषणाओं तक सीमित रही, उन्हें परिणाम आधारित शासन रास नहीं आता, उन्हें कभी यूसीसी से आपत्ति होती है, कभी उन्हें कानून व्यवस्था की शक्ति से परेशानी होती है। इसलिए ऐसे लोग राज्य में समय समय पर तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि जो भी निर्णय होगा वो जनहित में होगा। हम ऐसे निर्णय लेते समय किसी से डरने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आज देवभूमि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मैं जरूर आपके सामने कहना चाहता हूं, यह आवाज आपकी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, जिन्होंने हमेशा जो है पाखंड की राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा अफवाहों का दौर चलाया है, संदेह का काम किया है। क्या देवभूमि की शांति मर्यादा
और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, क्या हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह आप सब लोगों की बात से मैं एक बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि अब प्रदेश में ये विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीबीडी के माध्यम से 145 करोड़ 43 लाख रुपए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसे बेटियों के सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025-26 की हमारी नंदा गौरा योजना के हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है वो उनके खातों में सीधे डीबीटी की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे डीबीटी की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। हमारे पास में अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाए और एक जो असमानता है उसे हम खत्म कर पाए। और इसी प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को 51,000 की धनराशि हम लोग 12वीं पास करने के उपरांत में और उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के उपरांत में हम दे रहे हैं। मैं अपनी बालिकाओं को जो जिन्होंने आज ये धनराशि प्राप्त करी है, सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये धनराशि आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगी। मेरी बहुत बहुत बधाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का अचानक गदरपुर पहुंचना सियासी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में से अंदरूनी नाराजगी दूर करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, नितिन नवीन जी को, और खड़े होकर बोलते हैं कि यही हमारे बॉस हैं। तो ये प्रधानमंत्री का ये संदेश है ना, प्रत्येक कार्यकर्ता को इसको मानना चाहिए। हमारी पार्टी का संविधान ही यही है। महेंद्र भट्ट जी एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया। तो महेंद्र भट्ट जी इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी उनको अपना अतीत याद आता है कि मुझे अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ के आगे लेके चलना है। उसी कड़ी में महेंद्र भट्ट जी हमारे मित्र भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो वो मुझसे मिलने आए, ये उनका बड़प्पन है। और सिर्फ एक ही बात कि पूरी पार्टी के सभी, अच्छा मुझसे मिलने कोई ना थोड़ी है, वो तो प्रदेश में जितने हमारी पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से मिलने जाते हैं, जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमसे मिलने आ गए और एक ही विषय है, इससे प्रदेश को बहुत आगे लेके जाना है। और वो जब ही हो पाएगा कि जब तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बने। उनके घर पर मिलने आया, एक अनौपचारिक हमारी वार्ता हुई है, क्योंकि चुनाव वर्षम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, उस भाव के साथ लोग आगे बढ़े। लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया है अतिक्रमण को लेकर। देखिए, विषय प्रशासनिक विषय अपनी जगह होते हैं, मैं संगठन दृष्टिकोण से बातचीत करना है। सर, एक आम व्यक्ति और विधायक का मापदंड सरकार के सामने क्या अलग अलग है? क्योंकि ठंडे नाले के 158 घर तोड़ दिए जाते हैं 15 दिन के नोटिस में, और विधायक अरविंद पांडे के नोटिस को दिया जाता है, कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। सरकार के ये दो मापदंड है। विधायक द्वारा ये भी कह दिया गया है कि आप केवल अपने यही आईडी कालाडूंगी से विधायक और पूर्व मंत्री बंशीधर भगत ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का संकेत देकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं
और एक टर्म और लड़ेंगे। जबकि मौका न मिलने पर बेटे विकास भगत के चुनाव लड़ने की बात कही। उनके बयान से कालाढूंगी सीट पर बीजेपी के भीतर दावेदारी और तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब करे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब पार्टी रिटायर कर देगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये अपने मन की बात है कि मैं रिटायर नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एक आध टर्म तो हमारा चलेगा ही चलेगा। अगर आप रिटायर नहीं होंगे तो आप तुरंत चुनाव लड़ेंगे, ये सत्य है। नहीं लड़ेंगे तो फिर राजनीतिक विरासत के तौर पे कालाढूंगी विधायक का चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि मेरा पुत्र जो है पूरी ताकत से लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसको टिकट मिले। तो बाकी निर्णय तो पार्टी का है ना, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल जीत को ही अपनी चयन की प्रक्रिया मानती है और अनेकों कार्यकर्ता हर सीट से दावेदारी कर रहे हैं। हमारा दल बड़ा है, लाखों की सदस्यता हमारी उत्तराखंड के अंदर हुई है। हर व्यक्ति दावेदारी कर सकता है। दावेदारी होने के बाद हम उसमें चर्चा करते हैं, पार्टी सर्वे कराती है और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर जिस नाम को घोषित करता है फेस उस दिन घोषित होता है। टिकट हमारा पहले से घोषित होता है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के लिए भविष्य का खतरा बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष करता रहेगा जब तक पूर्व की भांति सैन्य भर्ती और सेवा व्यवस्था बहाल नहीं की जाती। हरक सिंह रावत ने अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए कहा कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सेना की दीर्घकालिक संरचना प्रभावित होगी। हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती है और पूर्व की भांति कि सैनिक रहता था तो 15 साल, अगर उसका प्रमोशन हो गया तो 18 साल, सूबेदार हो गया, नायक सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, पहले तो सेकंड लेफ्टिनेंट भी था तो सेकंड लेफ्टिनेंट पद खत्म हो गया, तो उस हिसाब से वो प्रमोशन होता था, उस हिसाब से उसका रिटायरमेंट होता था। अगर वो सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होता था तो वो लगभग 50, जैसे मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल टी.पी.एस. राव जी हैं, तो ये लोग लगभग 60 ईयर में 58 या 60 ईयर में रिटायर हुए। तो पहले जो स्कीम थी कि ब्रिगेडियर रिटायर हो रहा तो लगभग 55 साल 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, मेजर जनरल हो रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल हो रहा है, जनरल हो रहा है। तो जो पहले रिटायरमेंट की एज थी, पूर्व की भांति इस स्कीम को चलाया जाना चाहिए। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा है। आज महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हरिद्वार के रामधाम रावली महदूद मार्ग पर बनी नई पुलिया रातों रात नाले में ढह गई, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। कई लाख की लागत से बनी इस पुलिया का हाल ही में उद्घाटन आदेश चौहान ने किया था। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। पुलिया गिरने से आवागमन ठप हो गया है और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के विधायक खजान दास ने एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य में सभी 11 मंत्रियों का होना जरूरी है और नियम के तहत 15% कोटे के अनुसार कैबिनेट विस्तार पहले ही हो जाना चाहिए था। विधायक ने विश्वास जताया कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राज्य को पूर्ण मंत्रिमंडल मिलेगा। तो होना ही चाहिए विस्तार का। मेरा कहना है कि विस्तार तो बहुत पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारा छोटा राज्य है और छोटे राज्य में सभी अगर 11 मंत्री हमारे बन जाते हैं, 12वें मुख्यमंत्री होता है, जबकि हमारा 15% कोटा है सभी जो तय किया है। जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात को लेकर के उस समय ही कहा था कि कुल मिलाकर के कुल सदस्यों के 15% मंत्री बनेंगे, तो इसके निमित्त तो होना ही चाहिए, परंतु न जाने किस कारण अभी तक नहीं हो पाया। और ये जब तभी होता है जब माननीय मुख्यमंत्री
और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आपस में तय करते हैं, तभी जाकर के विस्तार की बात आती है। तो मुझे लगता है कि विस्तार होगा, ये मुझे आशा है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में धार्मिक उन्माद से जुड़ा मामला सामने आया, जब खुद को बजरंग दल का सदस्य बताने वाले एक व्यक्ति ने मुस्लिम कबाड़ी को रोककर वीडियो वायरल किया। बाद में ज्वालापुर में माफी और समझौता हो गया, लेकिन पुलिस ने धारा 151 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में थाने पर धरना देकर सवाल खड़े किए। के कल शहर में घूमते, अब इनने अपने नफरती एजेंडे को बदलकर अपनी गलती को स्वीकार करके भाईचारे की ओर कदम बढ़ाया, तो उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। ये हमारा प्रतिरोध है कि हमने पुलिस से कहा कि ये 11 महीने की सरकार है, 11 महीने बाद आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, लेकिन तब आपके डंडे पे संविधान लिखा हुआ होगा। हम आपके डंडे को संविधान के अनुसार चलवाने का काम करेंगे। यही हमने कह के अपनी बात खत्म करी। देखिए, आज एक वीडियो कनखल क्षेत्र से वायरल हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों को ये कहा गया कि कनखल क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र में उन लोगों का आना प्रतिबंधित है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो कि रेड़े कबाड़ी का काम करता है, उसको धमकाया गया। और जब उस वीडियो का संज्ञान लिया गया तो कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा, हमारे द्वारा, बड़े अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों द्वारा को उनके संज्ञान में लाया और ये कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी बीच उस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि मेरे से ये गलती हुई और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति जो रेड़े का कबाड़ी का काम करता था, उस व्यक्ति के घर जाके कनखल क्षेत्र के उस व्यक्ति ने, जिसने वो वीडियो डाली थी, उनको ले जाया गया और ले जाने के बाद उनके द्वारा उस बात को लिए खेद जताया गया। उत्तराखंड में स्टेट और जिला डिजास्टर प्लान का 2009 और 2018 के बाद दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधक विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों और बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए योजनाएं अपडेट की जा रही है। जोखिम मूल्यांकन, संसाधन मैपिंग और त्वरित प्रक्रिया तंत्र को मजबूत कर योजनाओं को फील्ड स्तर पर अधिक व्यवहारिक बनाया जा रहा है, ताकि आपदा के समय जनहानि को कम किया जा सके। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोग बना रहे हैं। हमारा HDMP वाला काम लगभग 95% के आसपास हो गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, हम बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। और जिलों का भी प्लान बन गया है सबका, पहले बना था, क्योंकि हर 3 साल में 4 साल में इसको हम चेंज करते हैं। तो पहले हमारा बना हुआ था 2009 में, फिर 2018 में बना हुआ था, अभी नए सिरे से हम लोग बना रहे हैं पुनः, और ये काम लगभग पूरा हो गया है, अंतिम चरण में है। जनपदों को जो उनके ड्राफ्ट में कमियां थी, जो संशोधन आवश्यक थे, जो NDMA की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नहीं थे, उसके बारे में बताया है कल सभी जनपदों को एक एक करके पूरा DDMP प्लान के बारे में। तो जनपदों द्वारा इसमें जो आवश्यक चेंजेस हैं वो कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल के अंत तक हम इसको फाइनल करें। हरिद्वार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। नवदेश सिंह के निर्देश पर जिले भर में संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है। रात्रि गश्त बढ़ाकर आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत की जा रही है। ये रूटीन चेकिंग है हमारे SSP महोदय के आदेश अनुसार, रूटीन चेकिंग है जिसमें हम लोग सभी के वहाँ संदिग्ध व्यक्ति या कोई अवैध असला या कोई NDPS रिलेटेड कोई भी जो है मादक पदार्थों की कोई तस्करी तो नहीं होती, उसी की रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, ये रोज है, रोज का हमारा रूटीन का काम है, ये प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन रूटीन चेकिंग होती है। क्या और आज तो हम अभी हमने 5-10 मिनट पहले शुरू किया है, अभी कर रहे हैं, मिलेकर जरूर बताएं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात उप जिला महिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर सुविधाओं का जायजा लिया और डॉक्टरों को बेहतर उपचार, साफ सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। लेबर रूम, वार्ड, पेयजल, CCTV, एम्बुलेंस और 108 सेवा को हर समय सक्रिय रहने के आदेश दिए गए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना है।